सो गाइस BA-LLB थर्ड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव जो लीगल मेथड का पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड आज हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ MCQ डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको MCQ डिस्कस करने से पहले बताना चाहता हूँ, वो आप पहले सुन लीजिए फिर वीडियो देखिए। देखिए एलिमेंट ऑफ लीगल रिसर्च जो भी इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके, ओके। बट देखिए सिर्फ ये MCQ याद करने से आपको याद नहीं होंगे। ये जो मैंने MCQ आपके लिए प्रिपेयर किए हैं इनको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन आ सकते, हो सकता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन ना आए बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपने आप को आधा से 1 घंटा जो भी ये वीडियो लंबी होगी पूरी की पूरी देखना, बिल्कुल स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें कुछ क्वेश्चन डीपली आपको समझाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ओके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हिस्ट्री ऑफ लॉ इज़ क्लोजली लिंक्ड टू। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है, इसमें देखिए क्वेश्चन आपके आ सकते हैं हिस्ट्री ऑफ लॉ से रिलेटेड, काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया है, तो ये टर्म सिविलाइजेशन से रिलेटेड होता है, ओके। टर्म सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एक आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कितने टुकड़ों में बांटा गया था, लाइक दैट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये था, मैंने लिख लिया। इसके बाद है ये जो वर्ड लॉ है ये कहाँ से डिराइव किया गया है। तो जो लॉ वर्ड है डिराइव किया गया है ट्यूटेनिक वर्ड से, जिसका जो लैग जो वर्ड होता है ट्यूटेनिक का उससे डिराइव किया, जिसका मतलब होता है डिफाइंड, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना पड़ेगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो ये जो इमेज है ये देखिए, अब मैंने डाउनलोड की थी। देखिए इसमें आपसे पूछा जा सकता है काइंड्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके अंदर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि लॉ कितने टाइप्स का होता है। एक इंटरनेशनल होता है, दूसरा म्युनिसिपल यानी नेशनल लॉ होता है। इंटरनेशनल लॉ में 1 मिनट में पेन ही निकाल ले रहा हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। देखिए लॉ ये है हमारा कितने टाइप्स का होता है, फर्स्ट इंटरनेशनल, दूसरा म्युनिसिपल यानी नेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ आपका होता है, एक होता है पब्लिक एंड इंटरनेशनल लॉ, जिसको एक होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ओके। तो यहाँ पे इसका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मेन हमारा जो आता है वो आता है नेशनल लॉ। नेशनल लॉ में कितना होता है, जो अपने इंडिया का लॉ, एक पब्लिक लॉ होता है, एक प्राइवेट लॉ होता है, ओके। अब इसके बाद बढ़ते हैं पब्लिक लॉ प्राइवेट लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, आप ये देख लीजिए। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ एक आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, एक होता है आपका क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपका इंडियन पेनल कोड आ जाएगा, CRPC आ जाएगा। सिविल लॉ में आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, लॉ ऑफ टॉर्ट आ सकता है, आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ सकता है, काफ़ी सारे लॉज आपके आ सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल इसमें लिए हुए हैं। जैसे प्राइवेट लॉ आपका हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो ये प्राइवेट लॉ है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। आप इसमें ये देख लीजिएगा सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, MCQ अगर आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास गाइड क्वेश्चन में जो भी हो तो उसमें थोड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से थोड़े क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाले। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लीगल एजुकेशन इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, कौन करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया में कौन कौन से कोर्स हैं लीगल स्टडीज़ के लिए। एक 2 होता है, एक 3 ईयर, एक 5 ईयर। आप लोग जानते हैं LLB एंड एक 5 ईयर इंटीग्रेट LLB, BBA LLB, BCom LLB, BA LLB, ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे जो इंडियन जुडिशरी, जो हमारी वेबसाइट है इंडियन जुडिशरी की, उससे रिलेटेड कुछ MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं। किस टाइप से? क्वेश्चन नंबर 5 है हु कंटेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस फ्रॉम 1950। यानी 1950 के बाद बता रहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के केस हैं उसके जजमेंट आपको कहाँ पे मिलेंगे। देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है सुप्रीम कोर्ट की आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें किस पोर्शन में मिलेंगे वो है जुडिस, ओके। ये याद रखिएगा टर्म, ये टर्म आप लोगों को याद रखना है, ओके, ये वाला। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु शोज करंट स्टेटस ऑफ एनी केसेस, कौन शो करता है। ये जो वेबसाइट मैंने बताई उसी में सारे पेजेस वगैरह आपको हैं, उसी में सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन है आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 हु कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैजुअल लिस्ट इंक्लूडिंग वीकली लिस्ट, एडवांस लिस्ट, डेली लिस्ट एंड सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बताइए कौन इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। कैजुअल लिस्ट, वीकली लिस्ट जो बताई जाती है, एडवांस में लिस्ट दे दी जाती है, डेली लिस्ट आ जाती है, सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाती है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की एंड हाई कोर्ट की, वो कौन प्रोवाइड कराता है वेबसाइट पे, उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो उसको कहते हैं कैजुअल लिस्ट, ओके। अब इसमें पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए रिसर्च कितने टाइप्स की होती है। अब इसमें अंदर से क्वेश्चन कौन से आएंगे बताएंगे। देखिए एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, एनालिटिकल रिसर्च होती है, वर्सेस। देखिए इसमें वर्सेस लिखा, लेकिन इसमें मेनली एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी होती है, एक एनालिटिकल रिसर्च होती है आपकी, एक अप्लाइज वर्सेस रिसर्च होती है, एक फंडामेंटल रिसर्च होती है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव। देखिए इसमें 2 तरह से आता है। इसमें वर्सेस दिखा दिया गया एक दूसरे के अपोजिट में, बट ये इस टाइप की आपकी रिसर्च होती हैं, ओके।
बाकी एग्जाम में इसी टाइप से आएगा, आप याद कर लीजिएगा। इसके अंदर भी आते हैं क्वेश्चन की कौन सी रिसर्च को कैसे डिफाइन करते हैं, वो आगे देखेंगे क्वेश्चन अभी। ओके, देखिए मैंने काफ़ी जल्दबाजी में क्वेश्चन बनाए क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है मंडे में, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना समय ज़रूर देंगे। इस वीडियो में थोड़ी हैंड राइटिंग वगैरह आप देख सकते हैं, वर्ड ऊपर नीचे फॉन्ट हो गया तो उसको आप इग्नोर करें, जस्ट आप समझें। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोर्स क्या है लीगल रिसर्च का। भाई आप लीगल रिसर्च करेंगे उसके लिए सोर्स कुछ तो होना चाहिए, कहाँ से मटेरियल आएगा कहाँ से नहीं आएगा। एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है, दो ये इंपॉर्टेंट है। जो बीच में लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट, बस आपको याद कर लेना है। अब ये क्या होता है ये भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंपैरेटिव लीगल रिसर्च क्या इन्वॉल्व करता है, कंपैरिजन ऑफ लीगल। इसमें देखिए कंपैरेटिव लीगल रिसर्च में क्या क्या आता है पूछ रहा है। एक आता है कंपैरिजन ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन्स एंड लेजिस्लेशन। लीगल डॉक्ट्राइन्स और जो लेजिस्लेशन आपका होता है उसके बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक, तुलना होती है। फिर पूरा जुडिकल प्रोनाउंसमेंट जो होता है उसकी कंपैरिजन होती है, ठीक। अब इसके बाद एक 11 क्वेश्चन आ रहा है लेक्सिस नेक्सिस एंड वेस्टलॉ क्या है। और भी इसमें वेबसाइट है दोस्तों, इसमें 2 ही मेंशन की गई हैं। तो ये क्या है, ऑनलाइन लीगल डाटाबेस है जहाँ से आपको डाटा मिलता है, आप उस डाटा को इकट्ठा करते हैं, आप रिसर्च करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है सिग्निफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च। कौन करता है बताइए, रिसर्च डिज़ाइन। जो रिसर्च डिज़ाइन क्या करती है, सिग्निफाइज करती है, क्या करती है, जो भी रिसर्च होता है उसका स्ट्रक्चर। ओके, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर्पस ऑफ लीगल रिसर्च क्या है। पर्पस ऑफ लीगल रिसर्च बताइए, असर्टिंग द लॉ। ओके, हाईलाइटिंग एम्बिगुइटी एंड गैप्स, डिटरमाइनिंग कोहेरेंस, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लीगल रिसर्च। बताइए कौन से टाइप्स हैं लीगल रिसर्च के पूछ रहा है इसमें। डॉक्ट्राइन लीगल रिसर्च, नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च, कंपैरेटिव लीगल रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये 14 का होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए रिसर्च इज डूइंग हिज लीगल रिसर्च सिटिंग इन द लाइब्रेरी ऑफ हिज हर लॉ यूनिवर्सिटी, व्हाट काइंड ऑफ लीगल रिसर्च इज ही डूइंग। डॉक्ट्राइनल लीगल रिसर्च, उस पर मैंने बताया था टाइप्स, ये बता रहा है कि डॉक्ट्राइनल लीगल रिसर्च किसको कहते हैं। ओके, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें आप अगर याद करना चाहें, जैसे कि आपको नहीं बनना, याद नहीं होता, तो इतना सिर्फ सिंपल सा आप क्या करें, रिसर्च इज डूइंग इज लीगल रिसर्च सिटिंग इन द लाइब्रेरी, बस अब इतना याद रखना, सिटिंग इन द लाइब्रेरी जहाँ पे आएगा तो आपको यह डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च बता देना। ओके, व्हाट इज़ रिसर्च नेक्स्ट टास्क आफ्टर डाटा कलेक्शन। आपने देखिए अलग अलग वेबसाइट से डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा। आप इस क्वेश्चन, इस पूरी एमसीक्यू सीरीज़ में ये देखिए कि आप एक लीगल रिसर्चर हैं, आपको कोई चीज़ लिखने को दी गई, लीगल रिसर्च पे एक टॉपिक कुछ भी आपको लिखने के दिया गया, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा। तो आपका नेक्स्ट टास्क रहेगा कि आप रिव्यू करेंगे, जो भी लिटरेचर आपको दी गई उसको आप रिव्यू करेंगे, देखेंगे भाई क्या है, सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द लास्ट फेज़ इन लीगल रिसर्च। क्या लास्ट फेज़ होता है, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट की राइटिंग करना आपका लास्ट फेज़ होता है लीगल रिसर्च में, लास्ट एक्शन होता है आपका लीगल रिसर्च में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 विच टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो नोन एज सोशियो लीगल रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा 18 वाले को। नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। ओके, 19 सोर्स ऑफ लॉ इंक्लूड लीगल कमेंट्रीज, इंसाइक्लोपीडिया, ओपिनियन ऑफ लीगल एक्सपर्ट एंड रेप्यूटेड लीगल डॉक्ट्रिन्स। ये कौन सा सोर्स है आपका, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जो हमने एक और पढ़ा था कौन, ये एक्चुअली सेकेंडरी सोर्स होगा मेरे ख्याल से, जी हाँ सेकेंडरी सोर्स है। इसके बाद है सोर्स ऑफ लॉ इंक्लूड्स कोर्ट ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, रेगुलेशन, ट्रीटीज, पॉलिसी मटेरियल। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे हमने पढ़ा था 3 टाइप के सोर्स होते हैं हमारे। तो देखिए ये कह रहा है कि वो सोर्स बताइए जिसमें आप कोर्ट की हेल्प लेते हैं, कोर्ट के ऑर्डर की हेल्प लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की आप हेल्प लेते हैं, जो भी लॉज आपके बने हैं उसकी हेल्प लेते हैं, पॉलिसी मटेरियल जो भी होता है उसकी हेल्प लेके आप रिसर्च करते हैं, तो उसको कौन सा सोर्स कहते हैं, वो होता है प्राइमरी सोर्स। ओके, 21 की तरफ बढ़ते हैं। can be understood as a systematic finding or ascertainment of law on an identified topic or in the given area, as well as an inquiry into law with a view of making advancement in the science of law। तो इसका आंसर क्या होगा, लीगल रिसर्च, इसको कहते हैं लीगल रिसर्च। ओके, सोर्स ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड क्या करता होता है, ट्रीटीज, कोर्ट डिसीजन एंड नेशनल लेजिस्लेशन। ओके, इसके बाद है 23 द टूल्स यूज्ड इन द डिस्क्रिप्टिव लीगल रिसर्च आर सर्वे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपका एग्जाम में भी आ जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा है, देखिए सर्वे है, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन मेथड्स एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज है। ये 3 चीज़ें आपके 23 में आ जाती हैं। ओके, इसका बाद 24 इफ़ रिसर्चर्स एम
एम्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू ए स्पेसिफिक प्रैक्टिकल लीगल प्रॉब्लम देन ही कैरीज आउट, क्या करता है बताए, अप्लाइड लीगल रिसर्च। यानी कहा जा रहा है कि अगर किसी रिसर्च का एम यानी उसको कुछ सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसी लीगल प्रॉब्लम उसको आ रही है, उसको उसका कोई सॉल्यूशन निकालना है किसी भी लीगल प्रॉब्लम के लिए, तो क्या करेगा, लीगल रिसर्च अप्लाई करेगा। मान लीजिए आप कोई लॉ पढ़ रहे हैं, आपको उसमें से कोई वर्ड या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, या आपको कोई केस पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी वेबसाइट पर जाएंगे, कहीं यूट्यूब पर जाएंगे, या किसी बुक का सहारा लेंगे, आप उसमें से उस चीज़ के बारे में पता करेंगे, तो उसमें से जो भी आपका निकल के आएगा वो उसको लीगल रिसर्च कहते हैं। भाई अब रिसर्च ही तो कर रहे हैं, वही लीगल रिसर्च है आपकी, बहुत सिंपल चीज़ है। ए रिसर्च जनरली फेसेस, कौन टाइप की प्रॉब्लम लीगल रिसर्च में जनरली कौन सी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। एक होती है लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज कब की कमी होती है, लोगों को पता नहीं, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा होता है प्रोसीजरल प्रॉब्लम, क्या प्रोसीजर्स होते हैं रिसर्च के लिए, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम। एक होता है कल्चरल प्रॉब्लम, अपनी सेल्फ प्रॉब्लम होती है, आस पड़ोस का एनवायरमेंट देखिए, ऑल ऑफ दैट बहुत सारी हैं। प्रोसेस ऑफ लीगल रिसर्च, देखिए प्रोसेस मैंने इसमें बताया था प्रोसीजरल प्रॉब्लम, ये देखिए प्रोसेस ही उसका बता रहा। सबसे पहले आपको डाटा एनालिसिस करना होगा, फिर डाटा कलेक्शन करना होगा, फिर रिसर्च डिज़ाइन करनी होगी। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना होगा इसमें, फिर डाटा एनालिसिस करना होगा, फिर रिसर्च डिज़ाइन करनी होगी, ये प्रोसेस होता है। ओके, बेसिक एलिमेंट विच लीड्स द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिसर्च, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो पूरे रिसर्च को कह दीजिए लीड करते हैं, एक तरफ से बॉस बनते हैं भाई कि पहले ये होना चाहिए वे होना चाहिए। सबसे पहले एक होता है ऑब्जेक्ट, होता है आपका क्या ऑब्जेक्ट है आपका, फिर एक होता है पर्पस, एंड फिर होता है उसका मेथड क्या है ऑब्जेक्ट का। ओके, क्या मेथड है ये आपको फाइंड आउट करना होता है। अगर आप ब्लॉग लिखते होंगे वेबसाइट पे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से पता होंगी। 28 रिसर्च प्रोसेस इंटेंडेड टू फाइंड आउट अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ लॉ इज आइडेंटिफैक्टरी, देखिए हो गया। 29 व्हाट इज़ द एम ऑफ कलेक्टिव मॉडल, टू कंपेयर टू और मोर लॉज एंड टू रूल आउट द बेटर एंड रिलेवेंट वन। देखिए कलेक्टिव मॉडल क्या होता है, इसमें कह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा लॉ को आप कंपेयर करें एंड उसमें से जो भी बेटर रिलेवेंट वन हो आप उसको बताएं। 30 इंटरेक्टिव लीगल रिसर्च फोकस किस पे करती है बताइए, फाइंड आउट द, आंसर है आपका फाइंड आउट द फैक्ट्स एविडेंसिंग इंटरेक्शन ऑफ सोशल फैक्टर विद द लॉ। ओके, 31 द रिसर्च follows to study the impact of legal principle, rule or institution on society is called as impact analysis. Okay, इसको impact analysis कहते हैं। 32 an ontological claim means that क्या होता है, there is a reality existing independently of the human mind। इसके बाद है 33 every research action has a quest of knowledge which is known as object of research। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 वाला, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद है 34 व्हाट इज़ नेसेसिटी टू गेट एक्यूरेट ट्रू एंड रिलेबल आउटकम ऑफ एनी रिसर्च, बताइए। ए रिलेबल मेथड होगा, बी प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स होगा, सी रीजनेबल प्रोसीजर होगा, ऑल ऑफ द अबव सभी के सभी होंगे। ओके, 34। इसके बाद है 35 द रिसर्च विच demonstrate the cause and effect relationship between the variable by manipulating them is called experimental research। ओके, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, याद रख लीजिएगा। इसमें देखिए पूरी आपको हेडिंग ना आए तो इसमें कुछ पॉइंट याद रख लीजिए भाई, अगर ये आएंगे तो भाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, वरना आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल ट्रांसलेट पे देखिए, आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 36 द रिसर्च इज़, बताइए रिसर्च क्या है, बताइए। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ओके, ऑल ऑफ द अबव, रिसर्च क्या है। ओके, 37 द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रिसर्च इज़, क्या है ऑब्जेक्टिव का पहला वाला क्या है, फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड कस्टम। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल होगा भाई, आप लीगल रिसर्च कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप जो भी लॉ इस समय एग्जिस्टिंग में जो भी आपके इस समय लॉ चल रहे हैं एंड कस्टम है उसमें आपको पता करना होता है कि भाई इसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये तो सही है। इसके बाद है टू चेक देयर यूटिलिटी इन चेंजिंग सोशल डिमांड्स। अब आपको ये भी तो चेक करना होगा कि जो भी आपकी सोशल समाज में जो भी डिमांड्स हैं, जो भी मांगे हैं, उसके हिसाब से आपको इसकी यूटिलिटी भी चेक करनी होगी। बिल्कुल सही है। सी टू फाइंड आउट लाइक इफ एनी एंड द टेक स्टेप ओवरकम इट, देखिए ऑल ऑफ द अबव है। ओके, 38 सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा कलेक्ट करने का सबसे क्या कह सकते हैं, इसमें पूछा जा रहा है प्रोसेस क्या है। किसी भी रिसर्च करेंगे आपको तो कोई भी डाटा अगर आपको फाइंड आउट करना है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए आपको कोई भी डाटा कलेक्ट करना, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला होगा डाटा को कलेक्ट करिए, फिर उस डाटा को एनालाइज करिए, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करिए अपने शब्दों में। ओके, ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब होता है, देखिए सारे के सारे होंगे। ओके, बोथ ए एंड बी। 40 इन एवरी रिसर्च द रिसर्चर्स क्लेम फॉलोइंग थिंग्स इन हिज ऑब्जेक्ट।
हर एक रिसर्चर जो है क्या रिसर्चर, हर एक रिसर्च में रिसर्चर क्या क्लेम करता है बताइए इस अपने ऑब्जेक्ट में, ये सारी चीज़ें। ओके 41 इनकम्प्लीट, मिसलीड और इनकन्सिस्टेंट नॉलेज कैन बी सेटिस्फाइड बाय एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ओके इसका 42 है रिसर्च टूवर्ड फाइंडिंग कॉज और वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन एग्जिस्टेंस एंड सब्सटेंस ऑफ प्रॉब्लम विच इज़ नोन एज। ओके 40 आपका होगा डायग्नोसिस रिसर्च। 43 ए रेमेडियल रिसर्च एम्स टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। सी होगा आपका रेमेडीज फॉर इरिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉब्लम। ओके इसके बाद है 44 ए रिसर्च विच इज़ यूज्ड एज अ की टू अनलॉक प्रेजेंट क्वेश्चन एंड टू गाइड फ्यूचर एक्शन बाय ए सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च। एक कह रहा भाई प्रेजेंट क्वेश्चन आपको ढूंढना है, फ्यूचर का कोई एक्शन देखना है और क्रोनोलॉजी समझनी है आपको सिस्टमैटिक पुराने समय की, तो उसके लिए कौन सी रिसर्च होगी भाई, हिस्टोरिकल रिसर्च उसको कहते हैं। हु प्रोपोंडेड द ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें मत लिखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं है। ओके भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आप लोग ये क्वेश्चन मत लिखिएगा। ओके 46 है द रिसर्च एम टू असर्टेन द नेचर स्कोप एंड सोर्स ऑफ लॉ इज कॉल्ड। ओके तो इसका आपका आंसर होगा ए वाला। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ कंक्लूजन टू गिव एन एंडिंग टू योर प्रोजेक्ट एंड हाईलाइट व्हाट अ रिसर्च रिजल्ट मीन, बताइए होगा, सभी होंगे ये। टू हेल्प द रिसर्च एक्सप्लेन हाउ हिज रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द न्यू नॉलेज, टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ द वर्क डन बाय द रिसर्चर। तो ये सारे के सारे आपके होंगे। 48 एक गुड कंक्लूजन क्या होता है, कैन बी ए रेपिटेशन ऑफ द रिसर्च वर्क, वन लाइन ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, देखिए ये आपके सब्जेक्ट में हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मैंने भी ऑब्जेक्टिव में ही दिया था, जिसका पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन आप देख सकते हैं लीगल रिसर्च से आए भी हैं, लेकिन काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। तो पहले तो आउट ऑफ सिलेबस आते थे, बट अब यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग देती है। अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देती है तो उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, और अगर वो क्वेश्चन आपके आते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि प्लीज़ आएँ, कमेंट में बताएं, हमें इन्फॉर्म करें कि आपके क्वेश्चन इस वीडियो से फंसे हैं, आए हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए ला सकें। ओके तो क्वेश्चन 48 जैसा मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख लेना है। 49 ये ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं। कंक्लूजन शुड जस्ट रिपीट व्हाट द रिसर्चर हैज़ सेड इन द रिसर्च। ट्रू। अब देखिए आपका जो पेपर होगा उसमें नहीं आएगा ट्रू है फॉल्स, उसमें सीधा पूछा जाएगा कि कंक्लूजन शुड जस्ट रिपीट व्हाट द रिसर्च हैज़ सेड इन द रिसर्च। तो इसमें पूछा जाएगा हु शुड जस्ट रिपीट व्हाट द रिसर्चर हैज़ सेड इन द रिसर्च, तो उसका आंसर होगा कंक्लूजन। ओके द कंक्लूजन इज a good place to add in all the extra ideas the researcher could not fit in his research। तो इसमें पूछेगा what is a good place to add in all the extra ideas the researcher could not fit in his research। तो इसमें आपका कंक्लूजन आंसर होगा। इस टाइप से होंगे, ट्रू फॉल्स आपके में नहीं आएंगे। तो इसमें भी सेम यही रहेगा। 51 में आप लोग देख सकते हैं। ओके 52 में भी आपका यही है, द कंक्लूजन इज़ अ ग्रेट प्लेस टू put all the favorite quotes of the researchers from the book that could fit in the research। True। इसके बाद क्या ये भी आपका ट्रू फॉल्स है। देखिए फॉल्स है तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर ही कर दीजिए, फॉल्स वाले आप लोग मत पढ़िएगा, ट्रू वाले जितने बस वही पढ़िए। इसके बाद है रिसर्चर शुड गिव हिज हर ओन ओपिनियन इन द रिसर्च। भाई आप अपनी ओपिनियन दोगे रिसर्च में कि नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे, बिल्कुल करेक्ट है ये, इसको बिल्कुल पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रिसर्चर शुड एक्सप्लेन वाई he she feel that started way about the text topic referring to the ideas in the research। false है ये, इसको आप छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। a good conscience could be just one line। बिल्कुल सही है, इसको आप करिए। a conclusion should use the keyword from the research। ये भी ट्रू है आपका, ये भी करिए आप। according to डेविड बंडन, ये भाई कहाँ से आ गया? चलिए आप लोग करना चाहें कर लें, बाकी ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। ए गुड कंक्लूजन विल रिफर टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च टू ब्रिंग द रिसर्च टू अ क्लियर एंड।
ट्रू, ये आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए अभी थोड़ा ट्रू फॉल्स वाले आ रहे हैं, लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। 60 पूछ रहा है आपका एक गुड कंक्लूजन शुड नॉट बी, क्या नहीं होता एक गुड कंक्लूजन का, क्लियर नहीं होता, सिंपल नहीं होता, प्रिसाइज नहीं होता है, कि एम्बिगियस नहीं होता है। बताइए क्लियर तो होता है, सिंपल होता है, प्रिसिस भी होता है, तो भाई लास्ट वाला है। इसका क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये आपसे नॉट कहेगा भाई हटा दो, शुड भी पूछा जा सकता है। गुड कंक्लूजन शुड भी क्या होता है, क्लियर होता है, सिंपल होता है, प्रिसिस होता है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। 61 वाइल ड्राइंग कंक्लूजन द मैथड यूज्ड शुड भी क्या होता है, इंडक्शन होता है। ओके, इंडक्शन। रिसर्च शुड अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाइल राइटिंग अ कंक्लूजन। अगर कोई रिसर्चर, मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो आप किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अब आप कंक्लूजन पूछ रहे हो, कंक्लूजन कर रहे हैं, होता क्या है। देखिए आपने कभी ना कभी लाइफ में ऐसे तो ज़रूर पढ़ा होगा, लाइफ में भी आप लोग यानी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कंक्लूजन आप जब भी ऐसे देखते हो कि सारी हेडिंग्स पहले हो जाती हैं, पहले आपका इंट्रो एक छोटा सा देते हैं, फिर बीच में कुछ सब हेडिंग बना के देते हैं, फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन लिखा होता है। लास्ट में आपने इंग्लिश में ऐसे देखेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन लिखा होता है, तो वही सेम चीज़ इसमें लीगल रिसर्च में आपको बता रहा है। ओके, तो यही कह रहा है कि किस चीज़ को अवॉइड करना, वाइल राइटिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इग्नोरिंग द नेगेटिव रिजल्ट, प्रोवाइडिंग ए क्लियर समरी। तो आपको एक क्लियर समरी प्रोवाइड करनी होती है। ओके, कंक्लूजन में यह चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कंक्लूजन में क्या चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, एक क्लियर समरी प्रोवाइड करी जाती है। ओके, 62 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय ए गुड कंक्लूजन इज इट्स जनरेट द एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर रिसर्च। ओके, 63 एक कंक्लूजन शुड क्या होता है, कंक्लूजन शुड क्या होता है, नॉट कन्वे द लास्ट वर्ड, इसमें से कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन ही आप लोग छोड़ दीजिए। इन कंक्लूजन ए रिसर्चर कैन नॉट ऐड न्यू आइडिया दैट डिड नॉट फिट इन रिसर्च। अब भाई आप कंक्लूजन लिख रहे हैं किसी भी, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे, अब आप उसमें कोई न्यू आइडिया ऐसे थोड़ी ऐड कर देंगे जो रिसर्च में फिट ही नहीं हो रहा। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा है इन्वायरमेंट पे, आप उसमें कंक्लूजन में एक नया आइडिया डाले दे रहे हैं, कोई भी डाले दे रहे हैं, आप उसमें किसी लॉ का डाले दे रहे हैं जो इससे रिलेवेंट ही नहीं है, तो आप नहीं डाल सकते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है बताइए, ये हाइपोथेसिस से 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपके आ सकते हैं। तो द एजम्पशन देयर इज़ अ रिलेशन और डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल योर आर टेस्टिंग। ओके, ये आप पढ़िए क्वेश्चन। व्हाट इज़ टाइप आई एरर, 1 एरर। ओके, तो एक टाइप 2 एरर था वो हमने लिखा नहीं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन 67 से स्टार्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। लाइब्रेरी इज़ यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन इन, बताइए लाइब्रेरी का जो यूज़ किया जाता है डाटा कलेक्शन में कौन सा मेथड होता है, डॉक्ट्रिनल मेथड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आप लोग याद करिएगा। इसके बाद है 68 ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ फैक्ट्स इन सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू रिपोर्ट एनी सोशल प्रॉब्लम और स्टेटस ऑफ फैक्ट इन सर्टेन एरिया ऑफ सोसाइटी इज नोन एज। कह रहा है कि कोई ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो डाटा को कलेक्ट करता है क्वांटिटी ऑफ फैक्ट्स पे जो कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर में होती हैं, और वो रिपोर्ट करता है सोशल प्रॉब्लम और स्टेटस ऑफ फैक्ट को सर्टेन एरिया में ऑफ सोसाइटी में, तो उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे, तो उसको सर्वे कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप खुद सोचिए कोई आपको प्रॉब्लम कर आप मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी चीज़ के बारे में आपको पता करनी है कि कैसी है कैसी नहीं है। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ कितने ज़्यादा सर्वे कराती हैं कि भाई हमारे गवर्नमेंट कैसा काम करे कैसा नहीं करते, उस सोसाइटी में सारे एरिया में जाती हैं, वहाँ पे फैक्ट चेक करती हैं, ठीक, उसमें सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर से रिपोर्ट करती हैं, सोशल प्रॉब्लम को देखती हैं, तो सारी चीज़ों को हम कहते हैं सर्वे करते हैं, वो सर्वे करते हैं, कहते हैं नहीं, तो वही सर्वे की बात आपसे की जा रही है। देखिए ये मैं लीगल लैंग्वेज में आपको नहीं बता रहा, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ओके, 69 any social behavior and attribute of man is measurable by scaling. Okay, 70 the objective of doctrinal participant approach is to be obtain knowledge by, बताइए कौन सा होगा इसका, all of the above देख लीजिए। ओके, इसका 71 the technique includes, टेक्निक क्या इंक्लूड करती है, a method of gathering data, tools of the instrument used for gathering data. Okay, 72 ए रिसर्चर में रिलेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके काम का भी नहीं है, आप लोग करना चाहते तो कल 73 वाला काम का नहीं है आपके। 74 एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक वेयर द रिसर्चर हिमसेल्फ एक्टिवली रिमेन्स एसोसिएटेड विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टडी इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लिखा है, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं, बट क्वेश्चन सही नहीं है। ए बिहेवियर
कैन बी जज्ड एंड एटीट्यूड कैन बी एस्टिमेटेड बाई ऑल ऑफ द ए ब्लश ऑन द फेस और लव, ए विजिबल हैप्पीनेस, ए विजिबल एंगर। ओके, ये 77 वाला आपका इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग दे दीजिए, इसका ए वाला आंसर होगा आपका। 78 डॉक्ट्रिनल स्टडीज़ कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग इधर लाइब्रेरी टेक्निक, पार्टिसिपेंट टेक्निक, बोथ सी ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव, सभी होंगे। ये एक ऑप्शन ही देखिए कैसे दे देते हैं कभी कभी। इस शेड्यूल में कंटेन, शेड्यूल क्या कंटेन करता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन इन पार्टिसिपेशन टेक्निक, बताइए फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स ऑफ मास मीडिया, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। ये है इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज द यूज ऑफ द आइज रेदर देन द ईयर एंड द वॉइस स्टार्टेड बाई सी एस मोसेरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, आप लोग लीव करना चाहे लीव कर सकते हैं। 82 रियल फैक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। 82 देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं दोस्तों, जो कि मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। एंड दोस्तों अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो अभी और आपको पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई थी दोस्तों। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किया था कि लीगल रिसर्च में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही, क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आंसर की नहीं मिल रही है। एंड हिंदी मीडियम वालों को तो चलो CLP मिल गई, इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होगा? तो देखिए, आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन ढूंढे हैं, कुछ प्रिपेयर भी किए हैं। तो मैंने अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी थी मैंने वो पूरी की है कि आप लोगों के प्रति मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप और स्टूडेंट को भी शेयर करें, उनको भी क्वेश्चन आंसर ज़रूर बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप और स्टूडेंट की भी हेल्प करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। एंड एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो सही में बिल्कुल क्लियरली अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें मोटिवेशन इससे मिलता है और हम और नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जो भी आपके नए एग्जाम होंगे फिर हम सभी की कोशिश करेंगे MCQ आपके प्रोवाइड करें। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है एंड सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करनी है। ओके, भूलिएगा मत। 83 इंटरव्यू इंक्लूड्स, क्या इंटरव्यू इंक्लूड करता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। भाई इंटरव्यू देने जाओगे फेस टू फेस कन्वर्सेशन तो होगी, कन्वर्सेशन तो होगी। आजकल वो बात अलग है डिजिटल में भी, लेकिन फेस टू फेस तब भी होता है ना भाई, मोबाइल कैमरा से होता है, वीडियो कॉलिंग से। 84 इज़ यूज्ड एज अ टूल इन इंटरव्यू, शेड्यूल यूज़ किया जाता है इंटरव्यू में। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आप BLLB 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए आपका सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। एंड एक टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप और है जिसमें आप कुछ भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, आपको जो भी डिस्कस करना आप डिस्कस कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अभी इसके अभी ज्वाइन कर लें। ओके, इसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन है हमारा कि नहीं है। देखिए 85 वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए या आप लोग कर लीजिए। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा हमारा, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी यूनिट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इज कॉल्ड केस स्टडी मेथड। तो दोस्तों यहीं पे 86 क्वेश्चन एंड हो रहे हैं दोस्तों। वीडियो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और स्टूडेंट की हेल्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए और हेल्प करिए। ओके, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपको और किसी सब्जेक्ट की चाहिए हो वीडियो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ओके।